पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन 1985 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्यारे बंधु? तो आपको देखा बंगाल। कहाँ पर? तो ढाका बंगाल में हुआ था। स्थापना पूछ रहा है प्यारे बंधु, स्थापना पूछेगा तो आपको याद रखिएगा ढाका में हुआ था। कहाँ? तो ढाका बांग्लादेश में। कहाँ पर? तो ढाका आपको याद रखिए प्यारे बंधु बांग्लादेश। कहाँ पर? बांग्लादेश। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहाँ पर विद्यार्थी फंसता है। क्वेश्चन वहाँ पूछ दिया कि वहाँ क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बंधु कि सार्क की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका बांग्लादेश, नेपाल काठमांडू। तो लोग नेपाल काठमांडू नहीं प्यारे बंधु, देख समझिए, नेपाल काठमांडू में इसका मुख्यालय पूछ ले, स्थापना पूछ ले कहाँ हुआ था, क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ हुआ था पूछेगा, तब आप बोलिएगा ढाका बांग्लादेश। ढाका बांग्लादेश। क्वेश्चन पूछेगा स्थापना कब हुआ था, कब पूछ लेगा स्थापना कब हुआ था, बोलिएगा तो 8 दिसंबर 1985 को। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? मुख्यालय कहाँ है। तब आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, मुख्यालय पूछ ले तब आपको याद रखिएगा नेपाल। कहाँ पर? तो नेपाल के कहाँ प्यारे बंधु? तो नेपाल के काठमांडू में। कहाँ पर? तो नेपाल के कहाँ पर? काठमांडू। आपको याद रखिएगा नेपाल के काठमांडू में। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर प्यारे बंधु फंसता है प्यारे सब छात्र। ठीक है ना प्यारे बंधु, हमारे बात को सुनिए, यहाँ पर ही सभी छात्र क्वेश्चन में फंसता है। क्वेश्चन वहाँ पूछ रहा है कि सार्क की स्थापना कहाँ हुआ था, तो लोग क्या करता है फटाक से काठमांडू मांग देता है या नेपाल काठमांडू कर देता। नहीं, स्थापना पूछे कहाँ हुआ था तो आपको याद रखिएगा ढाका बांग्लादेश में हुआ था। क्वेश्चन पूछ लेगा मुख्यालय कहाँ है, तब आपको याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है नेपाल काठमांडू में है। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, हमारी बातों को समझिए। इसका उद्देश्य पूछ लेगा तो उद्देश्य बोलिएगा, इसका उद्देश्य हमारे बातों को समझिए कि आपको पहले उद्देश्य, चलिए आपको 1 मिनट उद्देश्य हम बताते हैं, 1 मिनट उद्देश्य को बताते हैं। सबसे पहले आपको याद रखिएगा इसमें कुल 8 देश है। कुल कितना देश है? कुल देश पूछे तो आपको याद रखिएगा कुल 8 देश है। कितना देश है? तो 8 देश है। कौन कौन है प्यारे बंधु? तो मेरी बातों को समझिए, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, 4 1 5। एक देश कौन सा बच गया प्यारे बंधु? तो एगो देश और कौन सा है? तो हमारे बातों को सुनिएगा 1 मिनट। क्या क्या बोले हम? भारत, पाकिस्तान, मालदीव है। ये कौन है प्यारे बंधु? तो मालदीव है। कौन है? तो मालदीव है। मालदीव भी भारत से, मालदीव और पाकिस्तान ये सब भारत से कट कर बना प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा। ठीक है। और आपको याद रखिएगा 8वां देश क्या को पूरा 1 2 3 4 5 6 एक 7वां कौन सा छूट गया प्यारे बंधु? तो बांग्लादेश नहीं लिखा है क्या? चलिए बांग्लादेश है। कौन है? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश कौन है प्यारे बंधु? तो एक बांग्लादेश है। तथा 8वां देखिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्क का 8वां सदस्य कौन था। क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि सार्क का 8वां सदस्य कौन था, तो आपको याद रखिएगा हमारे प्यारे बंधु भाइयों, ठीक है, कि इसका 8वां सदस्य जो 44 कौन, जो 14वें हैं कौन, तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं कि कब, तो ये जो है 8वां सदस्य जो बना था कब, तो आपको याद रखिएगा अप्रैल 2007 14वें शिखर सम्मेलन में 8वां, ठीक है ना, 8वां देश जो बना था, 8वां क्या लिख दिया हम, आपको याद रखिएगा 8वां देश, आपको याद रखिए फिर बंधु 8वां देश अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान। आपको याद रखिएगा अफगानिस्तान। ये बंधु आपको याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है सार्क का 8वां देश कौन है,
तो सार्क का 8वां देश पूछ ले तो सार्क का 8वां देश आपको दीजिएगा, याद रखिएगा कि सार्क के 8वां देश अफगानिस्तान है। सार्क के 8वां देश क्या है? तो सार्क का 8वां देश अफगानिस्तान है। क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि 8वां देश कब? तो आपको आएगा 14वें शिखर सम्मेलन में। कब? तो 14वें शिखर सम्मेलन में। कब? सम्मेलन आपका 14वें शिखर सम्मेलन में, ठीक है ना, 2007 में 8वां। कब? तो 8वां देश अफगानिस्तान। किसको? तो अफगानिस्तान आपको याद रखिएगा। अफगानिस्तान को सार्क में सम्मेलन किया था। किसमें प्यारे बंधुओं? आपको याद रखिएगा सार्क में जोड़ा। क्लियर। एक बार हम देख लूँ कि आप लोगों को यहाँ तक वीडियो क्वालिटी कट तो नहीं रहा है। चलिए प्यारे बंधु, नहीं कट रहा है, बहुत अच्छा। तो आपको याद रखिएगा यहाँ तक मेन क्वेश्चन है। मेन एक पॉइंट को जान जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। बात रहा सब्जेक्टिव का, तो आप सब्जेक्टिव भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको याद रखिएगा कि सार्क को 3 तरीक़ा से पहले लिखा जाता है। एक तो सार्क ऐसे, और एक 10 में ऐसे। क्वेश्चन पूछ लेगा सार्क की स्थापना, तो बोलेगा इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ठीक है ना। आप क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्क की स्थापना कब हुआ था, तो आपको कहेगा कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेगा कि सार्क की स्थापना कहाँ हुआ था, कहाँ पर पूछ लेगा इसका कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। तो इसका स्थापना जो हुआ था प्यारे बंधुओं, ढाका यानी बांग्लादेश हुआ था। इसका स्थापना ढाका यानी बांग्लादेश हुआ था। लेकिन इसका मुख्यालय पूछेगा तो आपको याद रखिएगा मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय आपको याद रखिएगा नेपाल काठमांडू में। कहाँ है? तो नेपाल काठमांडू में है। आपको फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कुल कितने देश सम्मिलित है, तो इसमें कुल मिलाकर 8 देश सम्मिलित है। कितना? 8 देश। पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। याद रखिएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। और 8वां देश पूछेगा तो आपको याद रखिएगा 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 2007 में सार्क में जोड़ा गया था। 2007 में इसको सार्क में जोड़ा गया था, ठीक है। अब हमारी बातों को समझ लीजिए। इसका पूछ लेगा कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा प्यारे बंधुओं? इसका पूछेगा उद्देश्य क्या है। क्या पूछ लेगा कि इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको देखिएगा इसका उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में, किसमें? आपको देखिएगा इसका उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में। कितने? तो आपको याद रखिएगा एशिया क्षेत्र में। 1 मिनट, ठीक है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में आपको यहाँ से याद रखिएगा दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति स्थापित करना। क्या स्थापित करना? तो शांति को स्थापित करना, पहला। दूसरा पॉइंट लिखेगा इसमें, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखेगा दक्षिण एशिया क्षेत्र में, पहला होगा दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति स्थापित करना। दूसरा होगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में आर्थिक व राजनीतिक स्तर को समानता देना। आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे को ठीक है ना सम्मान देना। क्या देना है? सम्मान कहे तो मदद कहिए या उसको सहायता कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ तक याद हो गया होगा प्यारे बंधु। अगला आप दे सकते हैं सामूहिक रूप से एक दूसरे पर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनाना। आपको अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि सम्मिलित रूप से दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रत्येक देशों को एक दूसरे पर
आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास दिलाना। तो आपको याद हो गया होगा, बोलेगा सार्क, ठीक है ना। अब इसका यदि प्यारे बंधु पूछ लेगा कि पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप इसका पूर्ण रूप यदि पूछ ले तो मेरी बातों को समझिएगा। इसका कहेगा कि पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपको याद रखिएगा इसका यदि पूर्ण रूप पूछ ले, क्या पूछ ले, पूर्ण रूप पूछ ले, क्या पूछ ले प्यारे बंधुओं, कहेगा कि पूर्ण रूप क्या होता है या पूर्ण नाम क्या है, तो आपको रखेगा साउथ, SOUTH, साउथ आपको याद रखेगा। क्या रखेगा, तो साउथ आपको याद रखेगा, SOUTH, साउथ एशियन, ASSASIAN, एशियन, ठीक है ना। एशियन एसोसियन, क्या दीजिएगा, एशियन एसोसियन, ASSOCIATION, एसोसियन। 4 रीजनल, क्या दीजिएगा, REGIANAL, रीजनल कॉपरेशन, COOPERATION, कॉपरेशन। तो आपको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्क का पूर्ण रूप क्या है, तो बोलेगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपको याद रखिएगा रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि सार्क में कितने देश है, तो सार्क में 8 देश है, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान, भारत पाकिस्तान नेपाल भूटान, श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश, श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश, श्रीलंका मालदीव बांग्लादेश। क्वेश्चन पूछेगा 8वां देश कौन है, तो 8वां देश है इसका अफगानिस्तान। 8वां देश कौन है, तो 8वां देश इसका अफगानिस्तान है, जो 14वें शिखर सम्मेलन में जोड़ा गया था। क्लियर। अब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आपको याद रखिएगा इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। स्थापना पूछ देगा तो बोलिएगा 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश यानी ढाका के बांग्लादेश हुआ था, ढाका बांग्लादेश हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ देगा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है एक दूसरे को आत्मनिर्भर व आत्मविश्वास बनाना। दक्षिण एशिया क्षेत्र में बसे देशों को एक दूसरे पर आत्मनिर्भर व आत्मविश्वास बनाना, एक दूसरे के साथ शांति सह स्थापित करना। दूसरा बोलेगा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर उसको सुधार करना। तो आपको आंसर बोलना है प्यारे बंधुओं, सार्क देखा है पंद बोलेगा सार्क एक संगठन है। पहला बात ये आपको याद रखिएगा, यह एक संगठन है। यह क्या है प्यारे बंधुओं, तो आपको याद रखिएगा यह एक संगठन है, ये भी आपको याद रखिएगा यह एक संगठन है। क्या है, संगठन है, संगठन। आपको आप उत्तर कैसे लिखेगा, सार्क देकर स्थापन दीजिएगा, बोलेगा सार्क एक संगठन है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश हुआ था। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। इससे वर्तमान में कुल 8 देश है, भारत पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश भूटान। और 8वां शिखर सम्मेलन 14वें शिखर सम्मेलन में 8वां देश अफगानिस्तान को जोड़ा गया है, ठीक है। अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। इसका पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल फॉर कोऑपरेशन होता है, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति सह अस्तित्व को बनाए रखना, ठीक है, तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र में विकासात्मक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से सभी को समानता का अधिकार व शांति बनाए रखना, ठीक है। अगला बोलेगा, तीसरा पॉइंट लिखा सभी देश को एक दूसरे पर आत्मनिर्भर व विश्वास, ठीक है ना, विश्वास स्थापित करना। तो जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है कि भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व क्या है, तो आपको याद रखिएगा पहले प्यारे बंधुओं कि आपको लिखने की सबसे पहले अच्छी शैली होनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादातर नंबर नंबर आए, ठीक है। क्योंकि हम तो आपको खुद स्वतः करा ही देंगे, ठीक है ना। तो आपको पहले कॉपी में इस तरह से ग्राफ होता है, उस उत्तर देख लिखिएगा भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व देखा है पन दीजिएगा। पहला इसका है मुख्य मुद्दा है कि राजनीतिक क्षेत्र में, किसमें, आपको याद रखिएगा जातिवाद में। क्या बोलिएगा, पहला मुद्दा इसका है जातिवाद की समस्या का निदान करना। पहला क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में जातिवाद, या तो बोलेगा राजनीतिक क्षेत्र में या तो ऐसे बोलेगा कि दलित, क्या बोलेगा, जातिवाद, क्या बोलेगा, जातिवाद की
मुख्य समस्या का आपको याद रखिएगा मुख्य समस्या, यहाँ आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, मुख्य समस्या का निदान करना। क्या करना? निदान करना। याद रखा, क्या देखा? निदान करना। क्या बोलेगा? तो जातिवाद के मुख्य समस्या का क्या करना प्यारे बंधुओं? निदान करना। जातिवाद के मुख्य समस्या को निदान करना है। अगले पॉइंट आपको याद रखेगा कि दलितों पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करना है। दूसरा क्या है कि राजनीतिक दल जो है, ठीक है ना, भारत में दलित राजनीतिक जो तत्व है उसका ये सब उद्देश्य है प्यारे बंधुओं कि जातिवाद के मुख्य समस्या को समाप्त करना है। जहाँ से जातिवाद होती है वहाँ से समस्या को क्या करना है? समाप्त करना है। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बंधुओं? तो दूसरा है दलितों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाना। दूसरा क्या है? तो दलितों पर, किस पर? दलितों पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करना। क्या करना? समाप्त। क्या लिखना प्यारे बंधुओं? तो समाप्त। क्या लिखेगा? तो समाप्त करना। दूसरा आपको याद रखेगा दूसरा पॉइंट, दूसरा इसका उद्देश्य है कि दलितों पर हो रहे अत्याचार। आज जो दलित जातियों पर कई प्रकार के अत्याचार हो रहा है उस प्रकार के अत्याचार को समाप्त करना। अगला है भूमिहीन लोगों को कल्याण करना। जो लोग भूमिहीन है, जिसको भूमि कुछ नहीं है रहने के लिए, दलित वर्ग सारा है, तो उसको कल्याण करना, मतलब उसको भूमि देना और आवास देना। आवास मतलब जिसको इंदिरा आवास कहते हैं। तो अगला लिखिएगा भूमिहीन। क्या लिखिएगा? भूमिहीन लोगों को समस्या का कल्याण करना। याद रखिएगा, कल्याण करना आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु। फिर अगला पॉइंट आपको दीजिएगा, याद रखिएगा। अगला है कि समानता का पालन करना। समानता मतलब कहे तो समानता, मेरी बात को समझ लीजिए, समानता का पालन करना। क्या है? समानता का पालन करना। याद रहेगा। चलिए मेरी बात को फिर से समझिए। क्वेश्चन है आपका कि भारत में दलित राजनीतिक के मुख्य तत्व क्या है? तो बोलेगा भारत में दलित राजनीतिक के मुख्य तत्व देखा है, अपन दीजिएगा, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भारत में दलित राजनीतिक के मुख्य तत्व निम्नलिखित है, जो इस प्रकार से है। पहला लिखेगा कि जातिवाद की मुख्य समस्याओं को क्या करना है? निदान करना है। दूसरी लिखेगा कि दलित लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको निदान करना है। तीसरा लिखेगा जो भूमिहीन लोग हैं, जो भूमिहीन जिसको कुछ ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों को भूमि प्रदान करना, भूमि को देना है। अगला लिखेगा समानता का पालन करना, अर्थात समानता के पालन कहे तो सभी को एक समान राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, स्थितिक सभी स्तर से लोगों को एक समान अधिकार देना। क्या प्यारे बंधु आप लोगों को समझ में आ पा रहा है? यदि आ रहा है तो आप लोग हमारे तरीके। जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार क्या? सबसे पहले मेरी बात को समझिए, समानता का मतलब क्या होता है? समानता का अर्थ है बराबर या सम्मान। क्या है? तो बराबर या सम्मान। क्या है? तो आपको देखिएगा समानता का अर्थ है बराबर या सम्मान। आ देखिए यहाँ तक पहले में एक एक पॉइंट को समझिए। जैसे देखिए एक जो है सोनार, एक माला को बनाने के लिए एक एक कड़ी को बनाते हैं, फिर सबको जोड़ा जाता है, और इससे आपको हम इसमें समझाएंगे क्योंकि आप जुड़े ही है ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस की ओर। ठीक है, तो आपको हम हर क्वेश्चन को ट्रिक्स विधि से बताएंगे। तो बोलेगा समानता का अर्थ सम्मान या और बराबर होता है। क्या होता है? सम्मान और बराबर होता है। अगली बात को समझिएगा, करा यह जो है भारतीय संविधान के किसके? तो आपको देखिए यह जो है भारतीय संविधान के 14 से 18 अनुच्छेद में उल्लिखित है। किसका? समानता के बारे में जो है भारतीय संविधान के किसके? तो समानता का अधिकार जो है, समानता या समान या बराबर का जो देश में जो जीने फिरने, नौकरी करने और ये सब को जो अधिकार है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेख है। किसमें? तो 14 से 18 में उल्लेख है। इसमें सभी वर्ण को समान अधिकार है, समान अधिकार है। सभी लिंग को, किसको? तो सभी लिंग को समान अधिकार है, सभी वर्ण को समान अधिकार है, सभी जाति को, सभी वंश को, सभी क्षेत्र को समान अधिकार प्राप्त किया गया। किसमें?
तो भारतीय संविधान समानता के अधिकार के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आपको याद रखिएगा कि आपको करना क्या है कि समानता का अधिकार देखा हाइपन देना है। हाइपन देने के बाद इस तरह से आपको एक बार रेकरिंग दे देना है सभी में, और यहाँ से लिखना है फिर कि भारतीय संविधान की बोलेगा समानता का अधिकार देखा हाइपन बोल दीजिएगा। फिर लेगा समानता का अधिकार का तात्पर्य है, समानता का अधिकार का तात्पर्य है सभी को समान अधिकार व बराबर अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में लोगों को समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत सभी वर्ण, सभी लिंग, सभी जाति, सभी वंश, सभी क्षेत्र को समान अधिकार दिया गया है, समान अधिकार दिया गया है। अगला फिर आपको लिखना है, आपको अगला लिखना है। क्या हो रहा है, पेन क्यों नहीं चल रहा है जी, ठीक है ना। ये बोलेगा इसमें जो है सभी को समान नौकरी का अधिकार है। क्या है, तो सम्मान बराबर नौकरी का अधिकार किसका, तो सम्मान आपको याद रखिएगा, सम्मान नौकरी का अधिकार, समान नौकरी का अधिकार क्या है, तो नौकरी क्या दीजिएगा, नौकरी का अधिकार, समान नौकरी का अधिकार है। समान जो है रोजगार का अधिकार है, रोजगार आपको दिखेगा रोजगार। समान शिक्षा का अधिकार है, समान क्या है, शिक्षा का अधिकार है। समान धर्म का अधिकार है, समान धर्म का अधिकार है। लेकिन आप यह अधिकार को गलत चीज़ में उपयोग करते हैं। जैसे होता है नहीं कि आपको चलने का अधिकार है, स्वतंत्रता, तो आप ऐसा चलिए ताकि लोग को बाधा हो। बोलने का अधिकार है, ऐसा बोलिए ताकि क्या हो, विवाद हो जाए और हिंसा क्या हो जाए, हिंसा फैल जाए। तो वैसे सब यदि बात करते हैं, यदि आपके वाणी से, आपके व्यवहार से, आपका रहन से यदि किसी प्रकार के देश में क्या होता है, हिंसा फैलता हो, तो इस परिस्थिति में भारतीय संविधान अनुच्छेद 1955 के अंतर्गत आपको कठोर सजा हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के भारतीय संविधान के कितने से कितने में लोगों को समानता का अधिकार है, तो बोलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में लोगों को समानता का अधिकार है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में के अंतर्गत जो है आपको भारतीय संविधान के धारा कितने के अंतर्गत आपको यदि समानता का अधिकार का गलत उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं तो आपको अधिकार मतलब दंड स्वीकार किया जाएगा। तो आपको देखेगा धारा, आपको याद रखेगा धारा, क्या रखेगा, तो धारा और 1955, धारा 1955 के अंतर्गत यदि आप समानता का अधिकार को उल्लंघन करते हैं, इसका गलत यूज करते हैं, तो आपको 1955 के अंतर्गत आपको कठोर सजा भी हो सकता है और आपको कठोर जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है ना। इस अधिकार में सभी लिंग, वर्ण, जाति, वंश, क्षेत्र को समान अधिकार प्राप्त किया गया है या प्राप्त दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है। आपको याद रखिएगा कि समानता का अधिकार का जो उल्लेख किया गया, उल्लेख जो लिखा गया है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 19 में। तो आपको उत्तर कैसे लिखेगा, भारतीय बोलेगा समानता का अधिकार देखा है, पन दीजिएगा, समानता का अधिकार देखा है, पन दीजिएगा, और फिर लिखेगा भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के अंतर्गत, भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के अंतर्गत भारत के सभी नागरिक को, सभी जाति को, सभी वंश को, सभी क्षेत्र को समान पठन पाठन, धर्म पालन, नौकरी का, रोजगार का समान अधिकार दिया गया है। इस प्रकार के भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेख है, 14 से 18 में उल्लेख है, ठीक है ना, उल्लेख है। यदि भारतीय संविधान के समानता का अधिकार को यदि कोई व्यक्ति इसका गलत उपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, जैसे अपनी वाणी से हिंसा फैलाना, अपने व्यवहार से लोगों को ठेस पहुंचाना, तो इस परिस्थिति में भारतीय संविधान के इस परिस्थिति में धारा 1955 के अंतर्गत कठोर सजा या कठोर जुर्माना किया जा सकता है, कठोर सजा या कठोर जुर्माना किया जा सकता है। जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है कि धन विधेयक क्या है। आपको हम बता दूं, सबसे पहले आपको करना क्या है कि उत्तर दे के लिखना, अच्छे नंबर और अच्छे तो सब अच्छे ही होते हैं, सभी जो अच्छे लेने के लिए तो अच्छे लेखन से नहीं करना है। तो आपको करना क्या है कि धन विधेयक देखा है, पन देना है, क्या देना है,
धन विधेयक दे करके इस तरह से रेकॉर्डिंग कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ये ब्लू पेन से लिखिएगा, काला पेन से ये रेकॉर्डिंग कीजिएगा और इस तरह से कर दीजिएगा। बोलिएगा धन विधेयक, यहाँ लिखना है धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं। धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं, यहाँ लिखना है धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसमें क्या लिखना है कि जिसमें क्या हो, अधिरोपण हो, क्या हो, अधिरोपण हो, छूट परिवर्तन हो, छूट परिवर्तन हो, क्या हो, अधिरोपण हो, छूट परिवर्तन हो, विनिमयन हो, क्या हो, विनियमन हो, विनियमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, छूट परिवर्तन कहते हैं। बोलिएगा धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसमें, धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसमें अधिरोपण हो, छूट परिवर्तन हो, विनिमयन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो धन विधेयक कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, तो धन विधेयक कहते हैं। ठीक है ना, धन विधेयक कहते हैं, आपको लिखना धन विधेयक कहते हैं। क्लियर। अब आपको याद रखिएगा एक इसमें होता है विधेयक, क्या होता है, तो आपको याद रखिएगा एक होता है विधेयक, क्या होता है, विधेयक क्या होता है, एक विधेयक होता है। एक मिनट रुकिएगा, एक क्या होता है, तो बंधु आपको याद रखिएगा एक विधेयक होता है, विधेयक, और इसको विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जाता है। विधेयक को दोनों सदनों में, किसमें, दोनों सदनों में पेश किया जाता है, पेश किया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किसे दोनों सदनों में पेश किया जाता है, तो आपको याद रखिएगा विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जाता है। किसको, तो विधेयक को दोनों सदनों में पेश किया जाता है। कौन कौन, तो आपको याद रखिएगा दोनों में कौन हो जाएगा, तो एक हो जाएगा लोकसभा, क्या हो जाएगा, तो लोकसभा में, किसमें, तो लोकसभा में, और दूसरा दीजिएगा विधानसभा, दूसरा दीजिएगा विधानसभा में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आएगा किसे लोकसभा और विधानसभा में पेश किया जाता है, तो विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, तो विधेयक को लोकसभा और विधानसभा में पेश किया जाता है। किसे दो सदनों में पेश किया जाता है, तो आपको लिखा दो विधेयक को। आपको याद रखिएगा अगला पॉइंट कि धन विधेयक को, किसको, अब अगला बात रहा धन विधेयक, क्या हुआ, धन विधेयक को आपको याद रखिएगा सिर्फ लोकसभा में, कहाँ पर, तो लोकसभा, आपको याद रहेगा लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रहेगा। तो आपको याद रखिएगा धन विधेयक देखा है, पन दीजिएगा और लिखिएगा धन विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जिसमें छूट परिवर्तन हो, अधिरोपण हो, ठीक है, और क्या होता हो, अधिरोपण होता हो, उसे हम धन विधेयक कहते हैं। विधेयक को दो सदनों में पेश किया जाता है, लोकसभा और विधानसभा, जबकि धन विधेयक को सिर्फ व सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। यह ट्रिक्स को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो प्यारे बंधु तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सबसे ज़्यादा नटखट दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।